हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका एग्ज़ाम प्रिपरेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी 2023 के लिए एक कम समय है। इस कम समय में बेहतर प्रिपरेशन के लिए इस चैनल पर आपको डेली टॉपिक कंप्लीट कराए जा रहे हैं सब्जेक्ट वाइज। मतलब आप अपने किसी भी सब्जेक्ट को डेली उन टॉपिक के साथ प्रिपेयर करेंगे जिनसे ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके साथ साथ डेली रात को 9 बजे मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ ला रही हूँ, जिनको आप सॉल्व करना बिल्कुल भी मत भूलें, क्योंकि इन्हीं प्रश्नों की हेल्प से आप समझ पाएंगे कि आगे कैसे प्रश्न आपसे पूछे जाने हैं। तो इन क्वेश्चन पेपर को मेरे साथ सॉल्व करते रहिए। साथ में ही आपको क्या करना है, दिन में जो सब्जेक्ट कंप्लीट किए जा रहे हैं टॉपिक वाइज, उनको भी ज़रूर देखिए। आज हम लोग फिर से ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन किए थे उन्हीं के आगे कंटिन्यू करेंगे सब्जेक्ट वाइज, क्योंकि कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं। इस प्रश्न में सबसे पहले दिया गया है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। 2 लिस्ट दी गई हैं, एक में नदी घाटी परियोजना दी गई है, दूसरे में नदियां दी गई हैं। अब ये नदी घाटी परियोजना किस नदी पर है ये पहचानना है। सबसे पहले दिया गया है रिहंद परियोजना, सेकंड दिया गया है नागार्जुन परियोजना सागर, थर्ड है पोचमपाद परियोजना और लास्ट है माता टीला परियोजना। इनके सामने जो नदियाँ दी गई हैं वो गोदावरी, सेकंड है बेतवा, थर्ड है रिहंद और फोर्थ है कृष्णा। तो रिहंद याद रखिए, रिहंद को तो आप देख ही सकते हैं, रिहंद पर है, इजीली आप मैच कर सकते हैं। दूसरी नागार्जुन सागर, तो ये याद रखिए कृष्णा। देखिए याद करने की ट्रिक है, रिहंद तो रिहंद पे याद कर लीजिए। नागार्जुन को कैसे याद करेंगे, तो अर्जुन का रिलेशन कैसे रहा, कृष्ण जी से रहा ना, तो आप नागार्जुन को क्या करेंगे, कृष्णा से रिलेट कर लेंगे। तो नागार्जुन हो गई कृष्णा पर। पोचमपाद परियोजना याद रखिए गोदावरी नदी पर है और माता टीला है बेतवा नदी पर। इस प्रकार आपका जो ए का हो जाएगा थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट है और डी का 2। आंसर डी यहाँ पर जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न में फिर से 2 लिस्ट दी गई हैं, इन दोनों लिस्ट को मैच करना है। एक तरफ तो कोयला खदान दी गई है और वो कोयले की खदान भारत के किस राज्य में है ये बताना है। पहली जो कोयला की खदान है वो झिलमिली है, दूसरी कर्णपुरा है, तीसरी रामपुर हिमगिर है और डी है सोहागपुर। तो भारत के राज्य कौन कौन से दिए गए हैं, पहला है उड़ीसा, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है छत्तीसगढ़ और फोर्थ है झारखंड। तो झिलमिली जो है ये छत्तीसगढ़ में है। कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में। कर्णपुरा माफ़ कीजिएगा, झारखंड में है। झिलमिली हो गई छत्तीसगढ़, कर्णपुरा हो गई झारखंड, रामपुर हिमगिर याद रखिए ये है उड़ीसा में, सोहागपुर मध्य प्रदेश। तो ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट है और डी का सेकंड है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, राइट। देखिए कोयले की खदान से लगभग प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाते हैं। कोयला क्षेत्र दे दिया जाता है, फिर भारत के राज्य दिए गए हैं सामने, ऐसे ही आपको मैच करने के लिए आएगा, कोई एक ही नहीं पूछा जाएगा। तो आपको क्या करना है, सारे जो मैप में लोकेट कर लीजिए कौन सी कोयला की खदान कहाँ पर है, कौन सी इंडस्ट्री कहाँ पर है, जो फेमस है उनको लोकेट करके आप याद कर सकते हैं। तो पहला जो कोयला क्षेत्र दिया गया है वो रंजीत घाटी दी गई है, दूसरा है तंदूर, तीसरा है वरोरा और फोर्थ है ललमटिया। अब भारत के जो राज्य दिए गए हैं, पहला झारखंड है, दूसरा सिक्किम है, तीसरा तेलंगाना है, फोर्थ है महाराष्ट्र। अब इनको कैसे याद करना है, रंजीत घाटी जो है ये है सिक्किम में, रंजीत घाटी सिक्किम में है। फिर तंदूर याद रखिए ये है तेलंगाना, ता से तंदूर, ता से तेलंगाना याद कर लीजिए। वरोरा महाराष्ट्र, ये शायद सबको पता होगा, और ललमटिया ये हो गया झारखंड में। 2, 3, 4, 1 हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन सी करेक्ट। अगली लिस्ट में देखिए कुछ प्लेसेस दिए गए हैं और उनका वर्क क्या है, उनका काम क्या है ये हमें बताना है सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित करके। पहली है काकरापार दिया गया पहला स्थान, दूसरा है पोखरन दिया गया है, तीसरा थुम्बा है और चौथा है श्रीहरिकोटा। ये किसी ना किसी तरह घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है। मतलब आप इन क्वेश्चन को अगर हल कर रहे हैं मेरे साथ तो आपको यही हेल्प मिलने वाली है कि आप बार बार इनको प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं किसी ऑप्शन से प्रश्न बन ही जाते हैं। अब इनके जो कार्य दिए गए हैं, पहला देखिए परमाणु बम विस्फोट स्थल है, इसमें से एक है रॉकेट प्रमोचन केंद्र, थर्ड है न्यूक्लियर पावर प्लांट और फोर्थ इनमें से कोई है उपग्रह प्रमोचन स्टेशन। तो काकरापार याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए, काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट। फिर पोखरन पे याद रखिए, पोखरन पे क्या हुआ था, परमाणु बम विस्फोट स्थल है ये, है ना। और थुम्बा याद रखिए, रॉकेट प्रमोचन केंद्र है थुम्बा। और जो श्रीहरिकोटा है ये उपग्रह सैटेलाइट प्रमोचन स्टेशन है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3, 1, 2, 4, ऑप्शन सी इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोयाली पेट्रोलियम शोधनशाला अवस्थित है। असम में, ऑप्शन बी है केरल में, ऑप्शन सी है गुजरात या फिर ऑप्शन डी है कर्नाटक।
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? पहला ऑप्शन है हरिद्वार से कानपुर तक, बी ऑप्शन है कानपुर से प्रयागराज तक, सी ऑप्शन है नरोरा से पटना तक, या फिर डी ऑप्शन याद करना है प्रयागराज से हल्दिया तक, और यही उत्तर सही है। प्रयागराज से हल्दिया तक का जो राष्ट्रीय जलमार्ग है, मतलब जो जलमार्ग है, इसको राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भूस्थिर कृत्रिम उपग्रह का आवर्तकाल होता है? ए है 12 घंटा, बी है 24 घंटा, सी है 48 घंटा, या फिर 1 वर्ष। देखिए, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट हो, जिसको भूस्थिर कृत्रिम उपग्रह बोल रहे हैं, इनका भी टाइम उतना ही होता है जितना नॉर्मल सैटेलाइट, जो नेचुरल सैटेलाइट है, उसका है। इसीलिए यहाँ पर इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? 24 घंटा। ठीक है, जितने में पृथ्वी अपना एक चक्कर पूरा करती है उतने में ही वो सैटेलाइट का भी आवर्तकाल पूरा हो जाता है। अब बात करते हैं 68 क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्राचीन पृथ्वी के वायुमंडल से अनुपस्थित थी? आदि मतलब पहले नहीं थी, बाद में आई है। तो सबसे पहले जो ऑप्शन दिया गया है मीथेन है, सेकंड अमोनिया है, थर्ड है ऑक्सीजन, डी है कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पहले नहीं विद्यमान थी, ऑक्सीजन धीरे धीरे जब विद्यमान हुई, जब ये बनी, तभी धीरे धीरे यहाँ पर क्या होता है, पृथ्वी में जीवन आता है। तो ऑक्सीजन नहीं थी, इसी वजह से यहाँ पर जीवन भी नहीं था। तो सबसे पहले जो प्राचीन गैसों में आप देखेंगे ऑक्सीजन नहीं आती है। 69वां क्वेश्चन है, प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत क्राकाटोवो ये निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? पहला ऑप्शन दिया गया है इटली, सेकंड ऑप्शन है इंडोनेशिया, थर्ड ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, और डी ऑप्शन है जापान। इसका सही उत्तर हो जाएगा इंडोनेशिया। अब ऐसे प्रश्न देख करके आपको ये नहीं सोचना कि यही प्रश्न आपको दे देंगे, लेकिन इससे आपको क्या पता चल रहा है कि आपको सारे ज्वालामुखी याद करने हैं। अब कितने प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं? ठीक है, 3 प्रकार के वो ज्वालामुखी हो गए। अब उनमें भी कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? ठीक है, जैसे कोई सुसुप्त हो गया, एक निष्क्रिय हो गया, सक्रिय हो गया, 3 तरह के होते हैं। तो इन तीनों के आपको एग्जाम्पल लर्न कर लेने हैं, उनके प्लेसेस याद कर लेने हैं। तो यही सब टॉपिक है। क्वेश्चन क्यों सॉल्व कराए जा रहे हैं आपको, कि सॉल्यूशन दिया जा रहा है साथ में, वो इसी वजह से कि ऐसे ही प्रश्न आ सकते हैं आपके एग्जाम में, इनको प्रिपेयर रखिए। अब जरूरी नहीं डायरेक्ट एक ही पूछ लेगा, आपको मैच द फॉलोइंग में दिए जाते हैं। 70वां क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका में बृहद झील प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सर्वाधिक विकसित है? ए है सीमेंट और कागज, बी है फिल्म उद्योग, सी है खाद्य एवं रसायन, और डी है इस्पात एवं इंजीनियरिंग। तो जो उत्तर अमेरिका में बृहद झील प्रदेश है, वहाँ पर इस्पात और इंजीनियरिंग वाला जो है ये उद्योग, ये बहुत विकसित है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कुछ कथन हैं, एक अभिकथन है, दूसरा उसका कारण है। अब इनमें से बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। अर्जेंटीना में खेती के लिए पंपास का मैदान मुख्य क्षेत्र है, और इसका कारण दिया गया पंपास की उपजाऊ मिट्टी तथा शीतोष्ण जलवायु फसल तथा घास उगाने के लिए बहुत उपयोगी है। अब इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है, या फिर ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता। सी ऑप्शन है सही है परंतु आर सही नहीं, मतलब ए सही है और आर नहीं सही है, और डी ऑप्शन है ए सही नहीं है और आर सही है। देखिए, इनको जब भी इस तरह के प्रश्न आपको सॉल्व करने हैं तो आपको किस तरह पढ़ना है, जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ा आपने अभी कथन, अर्जेंटीना में खेती के लिए पंपास का मैदान मुख्य क्षेत्र है। अब लगा दीजिए क्योंकि पंपास की उपजाऊ मिट्टी तथा शीतोष्ण जलवायु फसल तथा घास उगाने के लिए बहुत उपयोगी हैं। अब आप देखेंगे ए आर दोनों सही हैं, और इनके साथ साथ जब हमने क्योंकि लगाया तो हमें पता चल गया कि हाँ क्या होगा, आर वाला जो कारण है वो अभिकथन की व्याख्या भी कर दे रहा है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ नगर दिए गए हैं, वो किस नदी के किनारे स्थित है? देखिए, पिछली क्लास में भी इससे काफ़ी क्वेश्चन थे, तो ये सारे याद कर डालिए। आपको क्या करना है, नदी के किनारे स्थित जितने भी सिटी हैं, वो चाहे इंडिया की हो या चाहे वर्ल्ड की हो, सारी की सारी आपको याद करनी है। पहला दिया गया है बॉन, जो कि राइन नदी के किनारे है। कायरो नील नदी के किनारे बताया गया है। न्यूयॉर्क हडसन, और वियना बोला गया है वोल्गा नदी के तट पर। तो ऑप्शन डी इनकरेक्ट है। उसके अलावा बॉन, कायरो और न्यूयॉर्क याद कर लीजिए। बॉन राइन नदी के तट पर है, कायरो नील नदी के तट पर, न्यूयॉर्क है हडसन नदी के तट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है? ए है आंध्र प्रदेश, बी है गुजरात, सी है तमिलनाडु, डी है केरल। तो देखिए, भारत के जो 9 राज्य हैं वो तट पर स्थित हैं। ठीक है, पश्चिमी तट पर 5 हैं और पूर्वी तट पर 4 राज्य हैं। अब इनमें पूछी गई है सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है, तो वो है गुजरात की। ऑप्शन बी करेक्ट होगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सेल समूहों में कौन भारत में अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान करता है? सबसे पहला ऑप्शन धारवाड़ समूह दिया गया है, सेकंड ऑप्शन गोंडवाना है, थर्ड ऑप्शन विंध्यन है और लास्ट ऑप्शन टर्सरी समूह है। इसमें आंसर बी करेक्ट होगा। गोंडवाना सेल समूहों में जो भारत में अधिकतम मात्रा में कोयला होता है वो इन्हीं सेल समूह में पाया जाता है। निम्नलिखित राज्य, अगला प्रश्न है, और केंद्र शासित राज्यों में जारवा जनजाति है, जो जारवा जनजाति है इसका निवास स्थान बताना है। ए है अरुणाचल प्रदेश, बी लक्षद्वीप, सी है छत्तीसगढ़ या फिर डी है अंडमान निकोबार। इसका सही उत्तर होगा डी, अंडमान निकोबार में जारवा जनजाति पाई जाती है। अब अगले प्रश्न में बताना है, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? अर्थात आपको पता होना चाहिए कि कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है, तभी आप इस क्वेश्चन में आंसर को एलिमिनेट कर पाएंगे। ऑप्शन ए है त्रिपुरा, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है मणिपुर और ऑप्शन डी है मिजोरम। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, मणिपुर। कैसे? देखिए, जो कर्क रेखा है वो 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। मैंने लास्ट क्लास में अपनी जो मॉर्निंग वाली ये दिन में क्लास आ रही है आपकी रेगुलर, उस क्लास में इसको कंप्लीट कराया है। आप सभी लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे कि भारत के 8 राज्यों से कौन कौन से ये 8 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। चलिए अगला प्रश्न है, चित्रकूट जो जलप्रपात है ये किस नदी पर है? पहला ऑप्शन है यमुना नदी पर, ऑप्शन बी है मंदाकिनी नदी पर, ऑप्शन सी है इंद्रावती नदी पर या फिर ऑप्शन डी है नर्मदा नदी पर। तो चित्रकूट है इंद्रावती नदी पर, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? सिंधु और सतलज के बीच, काली और तिस्ता के बीच, सी है सतलज और काली के बीच, फिर है डी तिस्ता और हिमालय के बीच। देखिए, उत्तरी हिमालय जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसका विभाजन अलग अलग तरीक़ों से किया गया है। नदियों के आधार पर भी हिमालय का क्लासिफिकेशन किया गया है। इसके लिए मैं बोल रही हूँ डे वाइज जो सीरीज़ चल रही है, सब्जेक्ट के टॉपिक कंप्लीट किए जा रहे हैं। हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज जो सीरीज़ चल रही है उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि वहाँ पर ये सारी चीज़ें कराई गई हैं। अब आप देखेंगे सिंधु से सतलज, देखिए पहले सिंधु नदी होगी फिर सतलज नदी होगी, ठीक है। इसके बीच के हिमालय को क्या बोलेंगे? ऐसे करके जो 5 नदियों के जो ये 4 क्षेत्र मिलेंगे उनके अलग अलग क्लासिफिकेशन किए गए हैं। तो जो कुमायूं हिमालय है ये सतलज से काली के बीच में है। पहले सिंधु हो गया, फिर सतलज हो गया, फिर काली है, उसके बाद तिस्ता है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी है। अब इन क्षेत्रों को अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो इसमें जो सतलज और काली के बीच का हिमालय है वो कुमायूं हिमालय कहलाता है। अब पूछा गया प्रश्न में, भारत की कौन सी ऐसी नदियां हैं, कौन सी ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है या पार करती है? तो पहला ऑप्शन में माही है, सेकंड है चंबल, सी है नर्मदा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो माही नदी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इस नदी को याद रखिए, कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। फिर है प्रश्न, भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में से किसके द्वारा होती है? ऑप्शन ए है दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा, ऑप्शन बी है दक्षिण पूर्व पवन द्वारा, उत्तर पूर्व पवन द्वारा या फिर उत्तर पश्चिम पवन द्वारा। तो याद रखिए, भारत में ऑप्शन ए करेक्ट होगा। दक्षिण पश्चिम जो हवाएं आती हैं, पवनें आती हैं, वो अपने साथ में मानसून को लाती हैं। साउथ वेस्ट मानसून इसीलिए इसको बोलते हैं, या दक्षिण पश्चिम मानसून भी बोलते हैं इसी वजह से, क्योंकि दक्षिण पश्चिम जो पवनें होती हैं वो अपने साथ मानसून को लेकर के आती हैं। तो आज हमने कंप्लीट किए हैं कुछ क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन सारे प्रश्नों को हल कीजिए और अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही और प्रश्नों के लिए जुड़े रहिए एग्ज़ाम प्रिपरेशन से, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।